मानसून की सक्रियता के चलते राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल समेत 12 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर भाग के जिलों के अनेक स्थानों एवं शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। साथ ही सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों में अति भारी वर्षा एवं कटिहार, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर एवं पटना जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन एवं वज्रपात उत्तर बिहार, दक्षिण पूर्व भाग के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में 215.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं जिले के दिघल बैंक में 168.6 और टेढ़ागाछ में 112.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में पिछले 12 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरवल और रोहतास जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। औरंगाबाद तथा पूर्वी चंपारण जिले में 2, जबकि कैमूर, किशनगंज, बांका, सीवान, नालंदा, अररिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिलों में वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। घटना के समय ये सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही लगातार बारिश से राज्य की प्रमुख नदियों गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बागमती, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रुन्नी सैदपुर और बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गया है। नदी रुन्नी सैदपुर में खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि बेनीबाद में नदी का जलस्तर लाल निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में चेतावनी के निशान के पार पहुंच गई है। महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर में खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगरा घाट में लाल निशान से लगभग 70 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवादा के प्रसिद्ध ककोलत जल प्रपात में अचानक बाढ़ आ जाने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इधर अररिया में परमान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अररिया जिले में परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से कुसमाहा के पास मनरेगा के तहत बना तटबंध टूट गया है, जिससे पिपरा, कुसमाहा, वैद्यनाथपुर समेत कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। जिले में बकरा, नूना, भलुआ, सुरसर, रतुआ समेत कई अन्य नदियां तूफान पर हैं। इसके चलते अररिया, फारबिसगंज, नरपतगंज, कुर्साकाटा, सिकटी और जोकीहाट प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी लाल निशान को पार कर गई है। नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में लगातार बढ़ रहा है। बक्सर में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पश्चिम चंपारण के लालबकैया घाट और मुजफ्फरपुर के अहिरवालिया में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है।
पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई जिले के शैलेश ने रजत पदक जीता है। शैलेश ने T63 वर्ग के हाई जंप में रजत पदक प्राप्त किया। समस्तीपुर रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित की गई। शेखपुरा की एक अदालत ने बरबीघा के हथौड़ी हत्याकांड के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक संघ के प्रदर्शन में शामिल होने वाले मंझौलिया के 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। गोपालगंज साइबर थाने की पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विकास की नई ऊंचाइयां छूने के लिए देश में सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करना, आधुनिक बनाना और पारदर्शिता लाना बहुत आवश्यक है। श्री शाह नई दिल्ली में आयोजित किसान उत्पादक संगठन FPO के नेशनल मेगा कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 1100 नए FPO के गठन के लिए कार्य योजना जारी की। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन देश की कृषि से जुड़ी आबादी और उनकी लघु पूंजी को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है और इसे वर्ष 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 6,900 रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि साइबर हमले हर स्तर पर गंभीर और जटिल चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि साइबर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों, संगठनों और समाज की रक्षा के लिए मजबूत नियम और डिजिटल अवसंरचना बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने नेट कार्यक्रम के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं तथा और अधिक खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन क्षेत्र न केवल परिवहन क्षेत्र में योगदान दे रहा है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति के उदय में एक प्रमुख प्रवर्तक भी बन रहा है। उन्होंने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि एयरपोर्ट पर यात्री और वाहन सुविधाओं के विस्तार से लोगों को लाभ मिलेगा और एयरपोर्ट को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने के सपने को पूरा करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत के मामले को लेकर पार्टी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। श्री चौधरी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी, साथ ही पार्टी न्यायालय भी जाएगी। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। विशेषाधिकार हनन का पत्र दिया, अगर जो इस नोटिस पर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहा, इस तरह का खेल सदन की गरिमा नहीं बढ़ाता है और आसन से आप कस्टोडियन का रोल अदा नहीं कर रहे, सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे विधायिका लज्जित हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पार्टी के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज और एक कार्यकर्ता की मौत के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस समिति के संयोजक बनाए गए हैं। वहीं सांसद मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम और सुनीता दुग्गल को जांच समिति का सदस्य बनाया गया है। यह जांच समिति पटना का दौरा कर घटना के हर पहलू की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी।
पटना जिला प्रशासन ने भाजपा के विधानसभा मार्च के मामले में पार्टी के 62 नेताओं के खिलाफ नामजद और सैकड़ों नेता तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में पार्टी नेता विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, रामकृपाल यादव, सुशील कुमार सिंह, शाहनवाज हुसैन और नितिन नवीन समेत कई नेताओं को अभियुक्त बनाया गया है। इन सभी पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर हंगामा करने, पुलिस के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। सरकार ने हलफनामे में आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराते हुए कहा है कि किसी दोषी की रिहाई सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जा सकती है कि उस पर लोक सेवक की हत्या का आरोप है। साथ ही हलफनामे में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का भी हवाला दिया गया है। गौरतलब है कि आनंद मोहन को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। सरकार ने नियमों में बदलाव कर उन्हें रिहा कर दिया था। उनकी रिहाई को जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है ऊंची उड़ान, चंद्रयान 3 धरती से चांद के सफर पर रवाना। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है चांद से मिलने चला अपना यान। प्रभात खबर ने पटना में भाजपा के विधानसभा मार्च पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है लाठीचार्ज मामले पर तकरार बढ़ी, महागठबंधन और एनडीए आमने सामने। दैनिक भास्कर मौसम की खबर पर लिखता है पटना में 2 घंटा 45 मिनट में 35.7 मिलीमीटर बारिश, बिहार में ठनका से 19 मरे।